तो चलिए बेटे, आज हम लोगों का क्वेश्चन 17 है जो हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हम लोगों का क्या चीज दे रखी है, देखिए लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ पार्टनर एक्स वाई ए एंड बी। तो देखिए बेटे, आप लिखें सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर गिवन दैट इंफॉर्मेशन। सॉल्यूशन है 17 का और इसके अंदर लिखा है जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यानी आपका जो क्वेश्चन है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। तो देखिए बेटे, क्वेश्चन के अंदर क्या चीज कहना चाहते हैं आपसे, वो कहना चाहते हैं एक्स वाई ए एंड बी, यानी चार पार्टनर हैं एक्स वाई ए एंड बी। और पहले केस के अंदर आपको क्या बात बोला है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 वर टू बी बोर्न बाय एक्स अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय वाई। तो देखिए बेटे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो बॉर्न करता है तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना चाहिए, जो बॉर्न करता है उसको हमें डेबिट कर देना चाहिए। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कौन पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा वाई। तो सो सिंपल, जो वाई पेमेंट करेगा तो वाई को आप क्रेडिट कर दें, तो टू वाईज कैपिटल। तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री पूछी गई है, इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री इसकी करनी है 5000। अब नेक्स्ट देखिए बेटा क्या आता है, कहते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹25,000 कंप्राइजिंग ऑफ 1000 शेयर्स हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स कंप्लीटली। तो 1000 शेयर्स हैं और बुक से कंप्लीटली रिटर्न ऑफ करना है इसको। दीज शेयर्स वैल्यू 20 ईच, और हर शेयर की वैल्यू 20 रुपीज है। तो जितने में वैल्यू किया वो कितना हो गया। तो सेकंड पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो इन्वेस्टमेंट्स जो आपके थे 1000 शेयर्स हैं और एक की कीमत अगर 20 है तो ये कितने हो गए 20,000। तो देखिए बेटे, 20,000 के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है व्हाट डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर। डिसोल्यूशन के अंदर अगर आप कोई भी, मतलब आप रियलाइजेशन अकाउंट जैसे आप बनाते हैं, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और अगर आप अपनी कोई भी एसेट्स अगर कोई पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई पार्टनर लेके चला जाता है, तो आप उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे बाय, क्योंकि सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो बाय एक्स कैपिटल, बाय कौन कौन से पार्टनर है वाइज और ए और बी, तो बाय वाइज कैपिटल, बाय एस कैपिटल एंड बाय बीस कैपिटल। तो इस तरीके से हमारी ये इसकी एंट्री होगी। अगर आप इसे जर्नल एंट्री करें तो जो क्रेडिट में है वो डेबिट में चला जाएगा, तो आपकी एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, और बीस कैपिटल अकाउंट डीआर, और टू हो जाएगा हमारा रियलाइजेशन। अब देखिए बेटे, इन्वेस्टमेंट को हमने इस तरीके से बांट देते हैं हम रियलाइजेशन के अंदर, क्योंकि पार्टनर लेके चले गए थे आपकी एसेट्स को। तो ये जो 20,000 के हैं ये आपके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और रेशो इनके अंदर दे नहीं रखा है क्वेश्चन के अंदर, कहीं पर भी रेशो नहीं दे रखा। तो जब रेशो नहीं होता तो हमको क्या काम करते हैं, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 20,000 को आप चारों के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये 5,000, यहां पर भी 5,000 और ये 5,000 हो जाएंगे। तो ये था आपका पॉइंट। तो यानी फर्स्ट पॉइंट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। तो चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर के अपने पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, लिखा है वाइज लोन ऑफ 50,000 सेटल्ड एट 48,000। यानी वाई का लोन 50,000 का था और आपने उसको सेटल कर दिया 48,000 में। तो वाई का लोन पे ऑफ करने जा रहे हैं हम। तो थर्ड एंट्री कैसे हो जाएगी, अगर आप वाई का लोन पे ऑफ करने जा रहे हैं तो लायबिलिटी जब भी आप पे ऑफ करते हैं तो वो डेबिट होती है। तो वाइज लोन अकाउंट डेबिट, तो वाई का लोन ओरिजिनल तो 50,000 का था, जबकि हमने सेटल उसको कितने में किया, टू बैंक करके पेमेंट किया अपन ने 48,000 का। तो आप यहां पर लिखेंगे 48,000, और जो डिफरेंस होता है हमेशा वो रियलाइजेशन अकाउंट से चार्ज कर लिया जाता है।
तो इसकी एंट्री टू रियलाइजेशन करके हो जाएगी डिफरेंस अमाउंट 2000 रुपीज। तो ये थर्ड पॉइंट भी हो गया है। अब देखिए बेटे फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या बात बोल रहे हैं कि मशीन जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख रुपए थी, हमने क्रेडिटर को दे दिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो मैं आपको याद दिलाता हूं वो सारी बातें जो हमने डिस्कशन किया था। तो देखिए बेटे, आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो जो बुक वैल्यू होती है मशीन की वो हम यहां लिखते हैं। तो मशीन की बुक वैल्यू हमने यहां लिखी, फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपीज। यहाँ पे कुछ क्रेडिटर्स भी होंगे जो आपने यहाँ लिखे होंगे, यानी जो बैलेंस शीट के अंदर आपके क्रेडिटर्स दे रखे होते हैं वो यहां लिखते हैं। मशीन को जब आप सेल आउट करते हैं तो यहां आता है, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करते हैं तो यहां पर आता है। लेकिन इसमें क्या लिखा गया है, मशीन आपने एक क्रेडिटर्स को दे दी, यानी यहां से मशीन खत्म हो गई, यहां से क्रेडिटर खत्म हो गए। तो यानी मशीन आपके क्रेडिटर्स किसके सेट ऑफ में हो गए, मशीन के सेट ऑफ में। हमने क्रेडिटर्स को क्या उठा के दे दी, मशीन दे दिया उठा के, और बोला कि साहब आपका क्लेम फिनिश। तो जब इस तरीके से कोई भी लायबिलिटी का सेटलमेंट कोई एसेट देकर हो जाता है तो उसकी कोई जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं की जाती, तो इसकी नो एंट्री होगी। तो आप नो एंट्री लिख कर आएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटे, अब हमारा है सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 18। तो अब हम 18th का सॉल्यूशन करेंगे। देखना यह है कि 18th के अंदर क्या बात बोलते हैं। लिखा है अजय, विनोद एंड चंद्र एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी ABC, यानी 3 पार्टनर हैं। ABC 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर की जो कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2019 की, वो कितना दे रखा है, 1 अप्रैल 2019 की कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। तो आप यहां पर लिखें 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। ठीक है। इन एडिशन टू कैपिटल चंद्र हैज एडवांस अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। यानी कैपिटल के अलावा चंद्र ने एडवांस दिया है फर्म को 1 लाख रुपीज का। यानी सी ने, यानी फर्म की जो बैलेंस शीट है, फर्म की बैलेंस शीट के अंदर सीज लोन लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड में, क्योंकि चंद्र ने लोन दे रखा है 1 लाख रुपीज का फर्म को कैपिटल के अलावा। सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट टू गाइड देम। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इनके बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है। दे फेस द फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर। ये प्रॉब्लम्स इनको सामने फेस हो रही है, जो सामने इनके सामने कंडीशंस रखी गई हैं वो देखते हैं। तो पहली कंडीशन लिखा हुआ है अजय वांटेड, लिखा है अजय वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 8% पर एनम, बट विनोद एंड चंद्र डिड नॉट एग्री। तो देखिए बेटे कि जो अजय बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे मिलना चाहिए 8%, क्या हम उसको दे सकते हैं? तो आंसर है कि हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। तो आपको इसके अंदर आंसर लिख कर आना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई अकॉर्डिंग टू विच नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल। इसी तरीके से देखिए बेटे, इसमें पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको लिखा है चंद्र वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन बी पेड टू हिम एट द रेट 10% पर एनम, बट अजय एंड विनोद वांटेड टू पे 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो चंद्र ने लोन दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन वो 10% की डिमांड कर रहा है, बट अजय और विनोद उसको कह रहे हैं कि 5% पर एनम की रेट से। तो आप तो जानते हैं कि जब डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे किया जाता है, 6% पर एनम की रेट से। तो यहां पर चंद्र मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना ले सकता है, 6% पर एनम। तो आप इसमें भी आंसर इस तरीके से लिख कर आएंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई अकॉर्डिंग टू विच इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर विल बी पेड एट 6% पर एनम। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। अब आती है बेटे बात, अजय एंड विनोद डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। चंद्र इज नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस प्रपोजल। तो यानी ये चाहते हैं अजय और विनोद कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल का जो रेशियो है, जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसी कैपिटल के रेशियो में ही उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो, और चंद्र इस चीज के लिए एग्री नहीं करता। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब डीड नहीं होती तो प्रॉफिट लॉस इक्वल शेयर होता है। तो आप इसमें आंसर लिख कर आएंगे,
आप इसका आंसर इस तरह से लिख कर आएंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहते हैं? द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई अकॉर्डिंग टू विच प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। अब आती है बेटे बात फोर्थ पॉइंट की। तो ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं और आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स में ये सारी बातें लिख कर आनी है। अब आती है बात विनोद की। विनोद बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, विनोद एक वर्किंग पार्टनर है, डिमांड्स अ लमसम पेमेंट ऑफ 40,000 एज अ रेम्यूनरेशन फॉर विच अदर पार्टनर्स आर नॉट इन एग्रीमेंट। ये वर्किंग पार्टनर रेम्यूनरेशन डिमांड कर रहा है 40,000 की, लेकिन बाकी के पार्टनर इस चीज को एग्री नहीं करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डीड नहीं होती तो किसी को किसी तरीके की कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलती है। तो आप इसमें ऐसे लिख कर आएंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 will be applicable according to which no salary remuneration is payable to any partner। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है बेटे क्वेश्चन नंबर 18 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटे अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बात बोलता है। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्रिश फिटनेस एंड वेलनेस क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपका। तो चलिए बेटे हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं अपन। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो आप फॉर्मेट बना लें इसका। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट, ठीक है जी, ये हो गया पूरा फॉर्मेट। और आप ऊपर डालें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March, for the year ended 31st March 2020। और यहां आ रहा है आपका पर्टिकुलर, सॉरी यहां आप लिखें एक्सपेंडिचर, यहां आप लिखें एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। और देखिए बेटे हमें क्या काम करना है। शुरुआत हमेशा हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन से करनी होती है। आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं बुक्स के अंदर। टूर्नामेंट फंड का 15,000 का ओपनिंग बैलेंस है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 60,000 के। तो आप इस बात को जानते हैं कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में आते हैं। तो हम यहां लिखेंगे टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 60,000 के, जबकि आपके पास ऑलरेडी फंड कितने का है, 15,000 का है, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस में से टूर्नामेंट फंड आप लेस करेंगे। हमने टूर्नामेंट फंड 15,000 के लेस कर दिए इसमें से और नेट अमाउंट निकाल लिया। तो 60,000 माइनस 15,000, तो नेट अमाउंट हमारे पास कितना आएगा, नेट अमाउंट हमारे पास आएगा इसके अंदर टूर्नामेंट का, अभी ये 60 के थे और हमने 15,000 के टूर्नामेंट फंड माइनस कर दिए। तो ये आ रहा है 45,000। और कोई इसमें टूर्नामेंट फंड का डोनेशंस भी दे रखी हैं। तो देखिए बेटे टूर्नामेंट फंड की डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड रिसिप्ट्स हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो डोनेशंस हैं वो भी इसके अंदर से लेस हो जाएंगी। देखिए बेटा होता क्या है, प्रैक्टिकली होता क्या है, मैं आपको यहां से समझाता हूं। एक बार वर्किंग नोट पे आप बनाएं, देखिए यहां पर वर्किंग नोट आप बनाएं, वर्किंग नोट और लिखें कैलकुलेशन ऑफ टोटल टूर्नामेंट फंड। कैलकुलेशन ऑफ टोटल टूर्नामेंट फंड कितना हो जाएगा। टोटल टूर्नामेंट फंड निकालने के लिए आप देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड कितना ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड हमारे पास 15,000 का था और इसमें हम प्लस करेंगे जो आपको डोनेशन मिली है टूर्नामेंट फंड के लिए, ये 20,000 की हम इसमें प्लस करेंगे। तो डोनेशन
डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड। तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड अपन ने 20,000 के प्लस कर दिए। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने हो गए, इसके अंदर टोटल मिला के हमारे पास हो गए 35,000 हो जाएंगे। तो देखिए बेटे होता क्या है इसके अंदर कि आपके पास जितने भी आपके फंड अवेलेबल हैं, टोटल टूर्नामेंट फंड आपके पास कितने अवेलेबल हो गए, टूर्नामेंट फंड हमारे पास अवेलेबल हो गए 35,000 के, और आपके पास टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60 के हैं। तो आप इसमें से टूर्नामेंट फंड माइनस करेंगे 35,000 और नेट अमाउंट आपका एक्सपेंसेस ही बच रहा है 25,000। हमने 25,000 बाहर दिखा दिया। लेकिन बेटे मैं आपको बताना चाहता हूं, यही अगर मान के चलिए फंड आपके पास 60 होता, टूर्नामेंट फंड 60 होता और एक्सपेंसेस 35 होते, तो ये जो 25,000 है ना, उस केस के अंदर टूर्नामेंट फंड का बैलेंस बच रहा होता, तो फिर वो लायबिलिटी साइड में आता। अभी टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का बैलेंस बच रहा है क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा थे और फंड कम थे। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो ये हो गई हमारे टूर्नामेंट फंड की बात। अब आती है बात मेडिकल इक्विपमेंट्स की। तो चलिए बेटे मेडिकल इक्विपमेंट का भी हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो इसको हम साइड में कर देते हैं एक बार वर्किंग नोट को, और अब हम बनाएंगे मेडिकल इक्विपमेंट का वर्किंग नोट। तो आप देखिए मेडिकल इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। एक तो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है मेडिकल इक्विपमेंट की, और एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे रखी है मेडिकल इक्विपमेंट की। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कितना, और नीचे देखिए इंफॉर्मेशन एक और है मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, लिखा है डेप्रिसिएशन मेडिकल इक्विपमेंट पे 25,000 है। तो मेडिकल इक्विपमेंट यूजुअली आपकी आती है बैलेंस शीट के अंदर, और आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो बनाने को बोला गया है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को बोला गया है। तो मेडिकल इक्विपमेंट आएंगे नहीं, उसका सेल भी नहीं आएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन दे रखा मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर, तो उसका डेप्रिसिएशन जरूर आएगा। तो आप यहां पर शो करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट। तो देखिए बेटे मेडिकल इक्विपमेंट आपकी एसेट्स हैं, और ये बिल्कुल पीएनएल अकाउंट जैसा होता है, और आप जानते हैं कि पीएनएल अकाउंट हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, एसेट्स का डेप्रिसिएशन आता है डेबिट साइड में। तो 25,000 यहां पर आ गए। अब देखिए बेटे अब यहां पर एक चीज और आएगी कि 15,000 के आपके मेडिकल इक्विपमेंट थे जिसको आपने 5,000 रुपीज में बेच दिया। तो 15,000 के मेडिकल इक्विपमेंट को अगर आप 5,000 रुपए में बेच देते हो तो आपका लॉस कितना हो गया, आपका लॉस हो गया 10,000 का। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। तो 15,000 में से 5,000 अपन लेस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि लॉस कितने का हुआ, 10,000 रुपीज का। तो इस तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट की भी सारी बातें हो गई। अब आती है बेटे बात सब्सक्रिप्शन की। तो देखिए बेटे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हालांकि आपको यहां पर 68,500 दे रखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का भी अमाउंट है, एडवांस सब्सक्रिप्शन का भी अमाउंट है, और नीचे आपको लिखा हुआ है 600 मेंबर्स हैं और एक मेंबर 100 रुपीज पेमेंट करेगा। तो आपको डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे रखा है इसमें, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना चाहिए, क्योंकि जब आपको लिखा हुआ होता है कितने मेंबर्स हैं और एक मेंबर कितना पे कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें ऑलरेडी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दे रखा है, तो हम सीधा सीधा वो अमाउंट लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। तो देखिए बेटे यहां तक। अब इसको करने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन का डायरेक्ट अमाउंट हम लिख देंगे, और वो आ जाएगा 600 मेंबर्स हैं और एक मेंबर कितना पेमेंट कर रहा है 100, तो 600 इंटू 100। यहां पर सब्सक्रिप्शन का और कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं करना। जब नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हो और पर मेंबर का अमाउंट दे रखा हो तो हमें वो डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट होता है और हमें वो डायरेक्ट लिख देना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट भी हम कर चुके हैं, सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गए हैं। अब हम जो बचे कुछ आइटम्स है वो सारे करेंगे। अब आती है बात एंट्रेंस फीस की। तो आपकी एंट्रेंस फीस आपकी इनकम है, तो आप यहां पे लिखें बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हो जाएगी 25,000 की, ठीक है। फिर आ रही है लाइफ मेंबरशिप फी, और मैं आपको बता देता हूं कि लाइफ मेंबरशिप फी हमेशा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आती, वन टाइम होती है, तो इसलिए वो
लायबिलिटी साइड में आएगी। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड का हम कर चुके हैं। फिर आती है बात सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल मेडिकल इक्विपमेंट, इसका भी हम कम कर चुके हैं। फिर आ रही है बात मिसलेनियस रिसिप्ट। तो अब आप लिखें यहाँ पर बाय मिसलेनियस रिसिप्ट, बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स। तो मिसलेनियस रिसिप्ट्स कितना हो जाएगा? मिसलेनियस रिसिप्ट्स हो जाएगा 15,000 का। और अब आती है बात डॉक्टर्स कोचेस ऑनोरेरियम 25,000 की। तो डॉक्टर कोचेस ऑनोरेरियम आप यहां पर लिखें, टू डॉक्टर कोचेस ऑनोरेरियम। तो डॉक्टर एंड कोचेस की ऑनोरेरियम कितनी है? 25,000 की। तो 25,000 आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेडिसिन। तो मेडिसिन कंज्यूम लिखते हैं यहां पर, तो टू मेडिसिन कंज्यूम, टू मेडिसिन कंज्यूम। तो मेडिसिन कंज्यूम कितनी है? 15,500 की। तो यहां आ जाएगा 15,500। इसके बाद आती है बेटे बात मेडिकल इक्विपमेंट, ये हो चुका है। जनरल एक्सपेंसेस 8,000 है, तो आप जनरल एक्सपेंसेस भी लिख देंगे, टू जनरल एक्सपेंसेस। तो टू जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 8,000 के, तो 8,000 आ जाएगा। इसको एक्सटेंड कर दीजिए। और इसके बाद देखिए बेटे क्या आता है यहाँ पर। इसके बाद आ रहा है आपका यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस के बाद आ रहा है फर्नीचर। तो फर्नीचर आता नहीं है। न्यूज़पेपर 8,000 है, तो टू न्यूज़पेपर 8,000, ठीक है। नेक्स्ट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 5,000 है, तो टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 5,000। और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का कर चुके हैं। बैलेंस शीट कैश इन हैंड है, ये बैलेंस शीट में आता है। तो चलिए बेटे ये सारे आइटम्स आने के बाद अब हम सरप्लस या डेफिसिट निकालेंगे। तो देखना ये कि कितना आता है। क्रेडिट में आया यानी डेबिट साइड ज्यादा हुई, क्रेडिट में आया तो डेफिसिट, और क्रेडिट ज्यादा होती है डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो सरप्लस कहलाएगा। तो चलिए बेटे 25,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 15,500 प्लस के 8,000 प्लस के 8,000 प्लस के 5,000 और माइनस 60,000 माइनस 25,000 और माइनस 15,000। तो ये हमारे पास आ रहा है 21,500 और डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट में आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? बाय डेफिसिट बैलेंसिंग फिगर से। तो ये आ जाएगा 21,500 और ये हो जाएगा इसका टोटल। तो इस तरीके से ये इसका टोटल हो जाएगा 121,500। जब आप टोटल करोगे तो आपका यही आएगा 121,500। तो ये था इसका पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटे अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है अब हमारा। तो 20 का सॉल्यूशन देखेंगे कि अपन कैसे होता है। लिखा है नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेज ऑन 1/4/2020। तो आप डायग्राम से जरा बात को समझने की कोशिश करें। लिखा है नीरज लिमिटेड ने ले लिया बिजनेस किसका? ये है नीरज लिमिटेड, ठीक है। नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस। तो एक अजय एंटरप्राइजेस थी, अजय एंटरप्राइजेस का बिजनेस ले लिया गया, अजय एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब इसमें आगे लिखा है कब लिया उसने? 1/4/2020 को, 1/4/2020 में। लिखा द डिटेल ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन ओवर। बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आगे लिखा हुआ है इट वॉज डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख थ्रू चेक। तो जो नीरज लिमिटेड ने अजय लिमिटेड से जब परचेज किया ये सब चीजें, तो इसको जो पेमेंट किया वो किस तरीके से किया? टोटल मिला के जो पेमेंट करना है उसमें 7 लाख रुपीज तो चेक के द्वारा पेमेंट किया,
और बैलेंस बाय द इशू ऑफ 2009% डिवेंचर ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। अब जो बैलेंस बचा उसके लिए उसने 2,09% डिवेंचर्स इशू किए, 2,09% डिवेंचर एट द रेट 20 ईच, ठीक है, और प्लस 25% प्रीमियम। तो अगर आप 20 का 25% निकालें, 20 का 25% निकालें तो 5 आ जाता है, तो इसका मतलब 25 रुपीज का है। तो आप 2 लाख इंटू 20 करें और 2 लाख इंटू 5 करें, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा और ये आपका डिवेंचर का अमाउंट हो जाएगा। कितना है तो इंटू करके देख लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका 40 लाख और ये आ जाएगा आपके 10 लाख। तो देखिए बेटे, ओवरऑल जो पेमेंट किया है वो किया है 7 लाख प्लस 40 लाख प्लस 10 लाख, ठीक है। तो टोटल मिला के जो पेमेंट हुआ है वो 57 लाख का हुआ है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन कहते हैं अपन इसको, पीसी। तो अब इसकी एंट्री किस तरीके से होनी है, तो जब अजय एंटरप्राइजेस से आपकी एंट्रीज किस में करने को बोला गया है कि हमें एंट्री जो करनी है इसके अंदर वो जनरलाइज करने को बोला गया। तो जनरलाइज किसकी बुक्स में करनी होती है, हमें नीरज लिमिटेड की। तो आप यहां पर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल ऑफ नीरज लिमिटेड, जर्नल ऑफ नीरज लिमिटेड। तो जर्नल ऑफ नीरज लिमिटेड के अंदर आपको क्या काम करना है, आपको जो एसेट्स नीरज लिमिटेड के पास आ रही है, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, इन सारी एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे और जो लाइबिलिटीज आ रही हैं उन सबको हम क्रेडिट कर देंगे। याद रहे, क्वेश्चन के अंदर अगर बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दोनों दे रखी होती है तो हमेशा एंट्रीज एग्रीड वैल्यू के ऊपर ही की जाती हैं। तो हम हमेशा क्या लेना है, बुक वैल्यू को इग्नोर करना है और एग्रीड वैल्यूज पर एंट्री करनी है आपको। तो आप यहां पर लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 35 लाख, क्योंकि आप देख सकते हैं 35 लाख रुपीस पर लेकर गए हैं तो ये 35 लाख आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, तो अब आप लिख दीजिए यहां पर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 8 लाख, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख हो गया। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4 लाख, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख हो गया। इसके बाद हमारी लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स हो गए 3 लाख के और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया 1 लाख का। तो टू क्रेडिटर 3 लाख, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 लाख। देखिए बेटे, इसकी एंट्री हमें कैसे करनी चाहिए, हमेशा टू वेंडर करके, वेंडर कौन है, जो बेचने वाला है, और बेचने वाला कौन है, अजय लिमिटेड, अजय एंटरप्राइजेस। तो अजय एंटरप्राइजेस का नाम यहाँ पर क्रेडिट में आएगा क्योंकि हमेशा वेंडर क्रेडिट में आता है। तो टू अजय एंटरप्राइजेस, तो जितने में हमने परचेज किया यानी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट, तो परचेज कंसिडरेशन 57 लाख है, तो यहां आ जाएगा आपका 57 लाख। और देखिए बेटे, अब आपको क्या काम करना है, इसका टोटल लगाना है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है। आपको डिफरेंस निकालना होता है। तो डिफरेंस अगर डेबिट में आता है तो उसको क्या लिखते हैं, गुडविल। तो बैलेंसिंग फिगर आप निकालेंगे और गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर से कितना हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से गुडविल आ जाएगा आपका 10 लाख। तो इस तरीके से आपके दोनों मैच हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अजय एंटरप्राइजेस को आपने पेमेंट भी किया है पीसी का, तो अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट 57 लाख, अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट 57 लाख टू बैंक। हमने उसको पेमेंट किया था 7 लाख रुपीज, ये रहा 7 लाख का पेमेंट किया था। तो टू बैंक 7 लाख और ये 40 लाख और 10 लाख ये डिवेंचर्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम के हिसाब से आ जाएगा। तो यहां पर आप लिखें 2.9% डिवेंचर्स, 2.9% डिवेंचर्स 40 लाख और इसके बाद
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा 10 लाख रुपीज। तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री पूरी कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटे, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट 2। तो सॉल्यूशन 20 के अंदर हमने पार्ट 1 पूरा कर लिया, पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो देखते हैं कि सॉल्यूशन में पार्ट 2 क्या बात बोलता है। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 जेड लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो जेड लिमिटेड ने इशू किए 10,000 8% डिवेंचर्स एट द रेट 100 ईच, ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5, तो +5, टू बी रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो रिडीमेबल आपने करने हैं, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब आती है बात यहां पर आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स तो 10% अगर मैं 100 का निकालूंगा तो 10 रुपीज आ जाएगा। अब आती है द एंटायर अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी सारा का सारा पैसा हमें एप्लीकेशन पर ही मिल गया। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 डिवेंचर्स। तो 10,000 डिवेंचर्स के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो रेटा टू ऑल एप्लीकेंट्स। तो आपने बोला था 10,000 शेयर्स के लिए, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई है 20,000 के लिए। ओवर सब्सक्राइब 10,000 एक्स्ट्रा, यानी एप्लीकेशन रिसीव फॉर 20,000, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर पर्पस ड्यूरिंग द ईयर, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ठीक है बेटे, तो सबसे पहली एंट्री आप क्या काम करेंगे, सबसे पहली एंट्री अप्रैल 2019 में अब डिवेंचर्स जो आपको 20,000 के लिए, डिवेंचर्स के लिए जो एप्लीकेशन आ गई, तो सबसे पहली एंट्री आपको 20,000 से ही करनी होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 इंटू, और 20,000 को इंटू करेंगे हम 105 से, तो 20,000 इंटू 105 तो 21 लाख हो जाएगा। तो 21 लाख, तो ये हो जाएगा 21 लाख। अब सेकेंड अमाउंट हमारे पास आता है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो आप जो 21 लाख क्रेडिट हुआ है तो उसको आप एक बार के लिए डेबिट भी करेंगे, ठीक है। और एक बार हम नॉर्मल एंट्री करेंगे, क्योंकि जब रिडीमेबल प्रीमियम पर होता है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लॉसेज आपके होंगे, लेकिन उनको कंसीडर हम बाद में करेंगे, पहले हम नॉर्मल एंट्री करेंगे। तो देखिए बेटे, आपको लिखना है यहां पर टू 8% डिवेंचर, क्या लिखना है, टू 8% डिवेंचर। और वो 8% डिवेंचर्स आप कितना लिखेंगे, क्योंकि हमने तो 10,000 शेयर्स के लिए बोला था और एक शेयर 100 रुपीज का है, तो देख सकते हैं आप ऊपर, और यहां पर आ जाएगा, यहां पर हमारा 10 लाख रुपीज, तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख रुपीज। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो इशू के ऊपर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर आ जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपके पास आ जाएगा 10,000 इंटू 5, ठीक है, क्योंकि 5 रुपीज है आपके सिक्योरिटी प्रीमियम पे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 50,000। तो देखिए बेटे, अब 10,000 इंटू 5 के बाद ये 50,000 हो गया। अब हमें आगे क्या काम करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखने के बाद अब हम जानते हैं इस बात को कि हम 10,000 शेयर्स का पैसा रिफंड करेंगे, क्योंकि प्रोरेटा पे एक्स्ट्रा पैसा आ गया था हमारे पास, तो टू बैंक करके आप रिफंड करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर ही सारा पैसा है, अलॉटमेंट कुछ नाम की कोई चीज नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास 10,000 शेयर्स का, क्योंकि आपके पास 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई थी, जबकि आपने 10,000 शेयर्स के लिए बोला था, तो 10,000 शेयर्स का पैसा 105 के हिसाब से 10,50,000 रुपीज हम रिफंड कर देंगे।
और अब आती है बात कि हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कितने का किया। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप रिडीमेबल के टाइम पे कर रहे हैं 10 रुपीज, आप अपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं 100 का 10% 10 रुपी, तो वो आप यहां पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से लिखेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो देखिए बेटे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज है, तो आप यहाँ 10 लिखें, और जितना लॉस डेबिट होता है उतना ही प्रीमियम क्रेडिट भी होता है। तो अब आप इसको इनटू कर दीजिए, कितने से, 10,000 से। तो हमने 10,000 से इनटू कर दिया, तो 10,000 इंटू 10 और 10,000 इंटू 10, तो ये 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर भी आ जाएंगे और 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।